रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स की चेक करते हैं कि अब वो वैलिड हैं कि नहीं है, कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है, और फिर उनको अगर डिस्कार्ड करना है तो फिर डिस्कार्ड करते हैं, अगर डिस्कार्ड नहीं करना तो फिर कीप करना, और अगर उसको थोड़ा ठीक करना है तो concerned with validating and approving requirement specification। और इसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो हमारी स्पेसिफाइड, जो हमने अब डॉक्यूमेंट बना लिया, उसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो कंसिस्टेंट है, कंप्लीट है, और एक्यूरेसी उनकी कितनी ठीक है, और वो ठीक तरह से लिखी हुई है कि नहीं। सर्टिफाइंग द रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंट एक्सेप्टेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब जो हम सिस्टम बना रहे हैं उससे रिलेटेड वो ठीक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है उसको कि नहीं। इंश्योरिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मीट प्रिस्क्राइब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि वो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है कि नहीं। जो हम क्वेश्चन डील करते हैं इन रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के अंदर वो ये है कि आर वी बिल्डिंग द राइट सिस्टम, क्या हम जो सिस्टम बना रहे हैं वो ठीक है। Does our problem statement accurately capture the real problem, कि जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट या हमने प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन दी हुई है अपनी, वो हमारी रियल प्रॉब्लम को डिफाइन कर रही है कि नहीं। मतलब हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट्स और जो स्पेसिफिकेशंस दी हैं उससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो सही तरह से डिफाइन हो रही है कि नहीं। डिड वी अकाउंट फॉर द नीड ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, हम लोगों ने जो तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि हमारे यूजर्स हैं, हमारे डेवलपर्स हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट को मीट करा है कि नहीं करा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनालाइजिंग एंड वैलिडेशन। जो एनालाइज होता है वो हम लोग तब करते हैं जब हम लोग रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को देखना होता है कि क्या हम लोगों ने सही रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली हैं। और वैलिडेशन के अंदर होता है क्या क्या हमने सही तरह से वैलिडेशन इकट्ठी कर ली है, कि हमने रिक्वायरमेंट्स हमारी वहाँ। एनालिसिस के अंदर हम लोग देखते हैं कि हाउ वी गॉट द हैव वी गॉट द राइट रिक्वायरमेंट्स, और ये अर्ली स्टेज में होता है जब हम लोग रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं हम तमाम लोगों से। और वैलिडेशन जो होती है वो फाइनल ड्राफ्ट होती है जब हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन की डॉक्यूमेंट बना ली होती है, उस पर हम लिखते हैं, और फिर वहाँ पे हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि हैव वी गॉट द रिक्वायरमेंट्स राइट। ये हमारा रिक्वायरमेंट का इनपुट और आउटपुट होता है वैलिडेशन का। हम इसके अंदर जो हमारी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होती है वो लेते हैं रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड। फिर ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज के अंदर आ जाता है कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, और वो किस चीज़ के लिए काम करती है, वो लोग किस चीज़ के प्रोडक्ट बनाते हैं। और उनके स्टैंडर्ड्स के अंदर आ जाता है कि उनका अपना स्टैंडर्ड किस चीज़ का, वो किस लेवल तक काम करते हैं, कितनी कॉस्ट लगा सकते हैं, और सब आ जाता है। फिर हम जब हमारे पास ये तीनों चीज़ होती हैं, हम उसको देखते हुए अपनी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि क्या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बीच में तो नहीं आ गई जिसके अंदर हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। फिर हम वो पॉइंट आउट करते हैं, और जो हम लोग रिक्वायरमेंट्स जो जिसके ऊपर हम जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं वो वाली भी अलग कर लेते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की टेक्निक्स जो है वो 4 है। एक रिक्वायरमेंट रिव्यूज है, प्रोटोटाइपिंग है, मॉडल वैलिडेशन है, प्लानिंग फॉर एक्सेप्टेंस टेस्ट। रिक्वायरमेंट रिव्यू के अंदर ये आता है कि हम लोग एक मीटिंग अरेंज कर लेते हैं जिसके अंदर कुछ लोग बैठ के अब सारी रिक्वायरमेंट्स को दोबारा से पढ़ते हैं, और उसके अंदर से देखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स है। अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो वो चीज़ें उधर रिजॉल्व होती हैं। अब जो रिव्यूज होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल तो होता है कि हम लोग जो हमारे
मतलब दूसरे लोग होते हैं ना, सिर्फ उनसे ही बस एक किस्म का फीडबैक ले लेते हैं कि क्या ये ठीक है क्या नहीं ठीक, लेकिन जो फॉर्मल होता है ना वो एक पूरे प्रोसेस को हम लोग फॉलो करके उसके ऊपर करते हैं, और ये जो फॉर्मल रिव्यू होता है ये बेस्ट होता है इंस्पेक्शन के लिए। फिर ये हमारा प्रोसेस होता है कि हम पहले एक रिव्यू को प्लान करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट जो उसको सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर वो सब लोग उस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, और फिर हम उसके अंदर फॉलो अप एक्शन करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग जो चेक कर रहे होते हैं, जो हम लोगों ने बेसिकली सबने जो रिव्यू कर रहे होते हैं उन लोगों ने क्या चीज़ देखनी होती है कि जो डॉक्यूमेंट को वो पढ़ते हैं कि क्या ये अंडरस्टैंडेबिलिटी है इसके अंदर, के क्या जो बंदा इस चीज़ को पढ़े वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि रिक्वायरमेंट्स जो लिखी गई हैं उसका मतलब क्या है और वो क्या चाह रही है। और रिडंडेंसी में आ जाता है कि रिपीट तो नहीं हुई कोई इंफॉर्मेशन पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर। कंप्लीटनेस के अंदर आ जाता है कि हमने कोई इंफॉर्मेशन आधी तो नहीं दी हुई, मतलब अगर कोई रिक्वायरमेंट की बात होती होगी तो उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। एम्बिगुइटी के अंदर आ जाता है कि हम लोगों ने एक रिक्वायरमेंट को दो चीज़ों के लिए तो नहीं कर दिया हुआ, एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, उसके दो मीनिंग नहीं होनी चाहिए। फिर कंसिस्टेंसी चेक होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से चेक किया जाता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड हैं कि नहीं है। फिर देखा जाता है कि वो स्टैंडर्ड के लिहाज से है कि नहीं है। फिर ट्रेसेबिलिटी देखी जाती है कि क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक दूसरे से अगर इंटरलिंक्ड हैं तो वो बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ, और वो किस तरह से इंटरलिंक्ड है। फिर ये हमारे रिव्यू क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख लेते हैं। इस ईच रिक्वायरमेंट यूनिकली आइडेंटिफाई, कि क्या जो एक रिक्वायरमेंट है वो यूनिकली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं नहीं। और टर्म्स डिफाइंड इन द ग्लॉसरी, के हम लोगों ने जो टर्म्स यूज की हुई हैं बहुत सी ऐसी टर्म्स होती हैं जो हर बंदे को नहीं पता होती, तो उसके लिए हम ग्लॉसरी बनाते हैं जिसके अंदर हम हर एक रिक्वायरमेंट मतलब अपनी डिफाइन कर देते हैं टर्म को। और डज ईच रिक्वायरमेंट स्टैंड इट्स ओन, के मतलब अब क्या कोई रिक्वायरमेंट किसी और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रही है, अगर कर रही है तो क्या हम उसकी ट्रेसेबिलिटी दी हुई है कि नहीं दी हुई। डू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स यूज टर्म कंसिस्टेंटली, क्या अगर कोई रिक्वायरमेंट है उसकी टर्म एक के साथ यूज हुई है कि बाकी नहीं हुई है। इज द सेम सर्विस रिक्वेस्टेड इन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, कि अगर बहुत सी रिक्वायरमेंट्स आपने लिखी हुई हैं और वो एक ही चीज़ के ऊपर है, मतलब एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है लेकिन वो डिफरेंट तरीके से। और देयर कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन रिक्वायरमेंट्स के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है, मतलब अगर कोई एक रिक्वायरमेंट ऐसी लिखी हुई है कि उसका होना ज़रूरी है, कोई ऐसी लिखी हुई है कि अगर उसके होने से किसी दूसरी वाले को कोई प्रॉब्लम है, तो क्या इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि नहीं। रिक्वायरमेंट क्रॉस रेफरेंस वन नीडेड, अगर किसी रिक्वायरमेंट को किसी दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ रेफरेंस करने की जरूरत है तो वो क्या रेफरेंस हुई है कि नहीं। आर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स ग्रुप टुगेदर, और अगर कोई रिलेट करी एक दूसरे से तो वो इकट्ठी लिखी हुई है कि वो कजन की तरह ये एक ऊपर है एक दरमियान में और एक, इन सब चीज़ों को रिव्यू किया जाता है। फिर ये चीज़ें हम लोग फॉलो अप एक्शंस लेते हैं। हम देखते हैं अगर कोई बैडली एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट है उसको ठीक किया जाता है, और अगर कोई मिसिंग है मतलब कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट किया जाता है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। जिस मतलब अगर दो रिक्वायरमेंट्स एक यूजर की तरफ से या एक डेवलपर की तरफ से या किसी और स्टेक होल्डर की तरफ से, फिर उन दोनों के दरमियान उसको किया जाता है कि ये चीज़ आपने ऐसे कही है या वैसे कही है, वो आपस में निगोशिएट कर लेते हैं, तो फिर जो जो जिसके ऊपर एग्री होते हैं सारे उसको बात किया।
और फिर वही उसको डिलीट मॉडिफाई कर दिया जाता है रिक्वायरमेंट। दूसरा मेथड है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग के अंदर हम उसको प्रेजेंट करते हैं अपने एक सिस्टम के तौर पे कि ये चीज़ ऐसे होगी, इस तरह होगी, इस तरह। इसके अंदर भी दो हमारे पास टेक्निक होती है, एक स्टैटिक प्रोटोटाइपिंग होती है, एक डायनामिक प्रोटोटाइपिंग होती है। स्टैटिक जो होती है उसके अंदर एक ही तरह से होता है, उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते ज़्यादा। Visual representation or paper mock-up of user interface, static screens and graphic tools, quick and inexpensive but less interactive। इसके अंदर ये होता है कि हम बस उसको प्रेजेंट कर देते हैं अपनी प्रोटोटाइप को सामने रख के कि आप लोग देख लें कि ये स्तंभ है और ये सब नहीं है। और डायनेमिक प्रोटोटाइपिंग के अंदर हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, हम उसकी फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग के अंदर पहले हमारे पास प्रोटोटाइप टेस्टर्स होते हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं कि हम कौन सा यूज़ करेंगे, फिर डेवलप करते हैं टेस्ट सिनेरियोज को, फिर उस टेस्ट सिनेरियोज को एग्जीक्यूट करते हैं और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है फिर उसको देखते हैं। मॉडल वैलिडेशन, इसके अंदर हम मॉडल बना के उसके थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकेशन को चेक करते हैं कि क्या ये मॉडल के लिहाज से सही है कि नहीं। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ये हैं कि टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ईच मॉडल इज सेल्फ consistent, that models are internally and externally consistent, models accurately reflect real requirements of system stakeholders। और फिर हम इसके लिए ज़्यादा केस टूल वगैरह यूज़ करके देख रहे होते हैं। प्लानिंग फॉर एक्सेप्टेंस टेस्ट, ये लास्ट मेथड है। इसके अंदर भी हम चेक कर रहे होते हैं टेस्टिंग करके हर एक को रिक्वायरमेंट क्योंकि वो ठीक है कि नहीं है। Perform early planning for system acceptance testing as part of requirement validation, concerned with ensuring that requirements are verifiable। How to verify each requirement, इसके अंदर भी हम यही देख रहे होते हैं टेस्ट करके each requirement को बार बार के वो वेरीफाइबल है कि नहीं है। और डेवलपिंग एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो एक इफेक्टिव टेक्निक है, उसके अंदर हमें पता लग जाता है कि अगर कोई मिसिंग और एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे। अब हर जो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसका एक एसोसिएट टेस्ट होना चाहिए, हर एक के साथ एक यूज केस हम बनाते हैं और इस तरह से हम टेस्ट कर लेते हैं और ये वैलिडेशन का प्रोसेस चलता है। और वैलिडेशन का प्रोसेस भी एक किस्म का इटरेटिव होता है, ये हम लोग एक दो दफ़ा करते हैं कि ताकि हमारे पास अगर कोई भी रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे है या ठीक से नहीं है तो उसको सही से डिफाइन कर। इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का, उसको हम 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। पीछे वाले से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अटेंडेंस किस किस की नहीं लगी हुई अभी तक? मैम मेरी नहीं लगी हुई। मेजर ग्रुप में वो बता दो, नाम और डिपार्टमेंट बता दो। मैम BSSE बैच 12 180 120 65 नाम 009 उमर ना अली।
और पार्टिसिपेंट ज्यादा हो गए हैं, कौन रह गया किसकी नहीं रह गया। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी भी लगा दे 10। किसकी? जैनुल आबिदीन BS साइड। और कौन आया है बाद में? मेरी हो गई है मैम। किसकी? जैनुल आबिदीन BS हाँ साइड। जी, हो गई। मैम जी मैम हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस में पढ़ा था कि हम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कवर करते हैं। हाँ, यस मैम, तो इसमें क्या डिफरेंशिएशन आ गई, क्योंकि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमारे पास एलिसिटेशन भी आ गई, स्पेसिफिकेशन भी आ गई। जो तो वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला पोर्शन है ना, जब हम लोग रिक्वायरमेंट जी गैदर कर रहे होते हैं ना स्टार्टिंग में, जो हम लोग अपने मतलब यूजर से या डेवलपर से, कंपनी से जो रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बना क्यों रहे हैं, वो उधर यस मैम जो एनालिसिस किया जाता है ना रिक्वायरमेंट्स का, वो है कि हम लोगों ने तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर कर लिए कि नहीं कर ली। लेकिन यस मैम जो वैलिडेशन का स्टेप होता है ना, वो तब होता है जब यस हम मैम लोगों ने उन सारी को स्पेसिफाइड कर दिया होता है, कि जब हम लोग यूजर की या स्टेक होल्डर्स की सबको मिला के जब SRS की डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं और फिर उसके अंदर ये देखते हैं कि जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट सारी लिखी हुई है वो हमारे जो हम डेवलप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर उसके साथ मीटअप कर रही है कि नहीं कर रही। अगर उसके यस अंदर मैम कोई इरेलीवेंट या मतलब इनकम्प्लीट और इस तरह की होती है, फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। या अगर वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है, क्योंकि जब हमने पहले ले रही होते हैं तब हम इतना गौर नहीं कर रहे होते कि कौन सी किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है या नहीं कर रही। जब हम पूरी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं फिर हम देखते हैं कि क्या पता कोई एक ऐसी हो जो दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो। फिर इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है फिर उसको सॉल्व करते हैं जो वैलिडेशन के प्रोसेस के अंदर होती है। लेकिन ये तब हम करते हैं जब हमारा एक दफा पूरा रिक्वायरमेंट्स के अंदर हो गई होती है। बट मैम कॉन्फ्लिक्ट वाला इशू तो हमारे निगोशिएशन में आता है ना, रिक्वायरमेंट की निगोशिएशन में आ जाता है। बट अगर हम इसको चेक करते हैं एक प्रोटोटाइप बना के, जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं हमारे पास कुछ डिफरेंट टेक्निक्स होती है जिसमें हम प्रोटोटाइप भी बना लेते हैं उसका, देखो, जो उसकी चेकलिस्ट भी बनाते रिक्वायरमेंट हैं। एनालिसिस और वैलिडेशन है ना, ये डिफरेंट यस मैम स्टेजेस पे है, लेकिन टेक्निक्स तो ओके मैम उसकी उसी तरह से ही रहती है। यस मैम इसलिए मेन डिफरेंस इसका लेवल का ही है। देखो, जब हम बिल्कुल स्टार्ट में करते हैं ना, तो जो हमारे पास रॉ डेटा आता है ना सारा रिक्वायरमेंट्स का, यस उसके मैम ऊपर जो हम स्टेप्स लेते हैं ना वो एनालिसिस के होते हैं। लेकिन जब हमने डेटा को क्लैरिफाई कर लिया होता है, सारा रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाइड कर लिया होता है, फिर उसके ऊपर जब हम एक दफा चेक